जय सियाराम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और आज बात एक फ़िल्म के रिव्यू की। जिस फ़िल्म के रिव्यू की हम बात कर रहे हैं वह एक साधारण फ़िल्म नहीं है, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। जी हाँ, आज बात विकी कौशल अभिनीत फ़िल्म सरदार ऊधम की। दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है सबसे पहले तो कि इस फ़िल्म को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएँ। अगर आप किसी स्कूल के संचालक हैं, तो अपने स्कूल के सभी बच्चों को ये फ़िल्म दिखाएँ और आप अपने परिवार के अगर मुखिया हैं, तो ये ज़िम्मेदारी ज़रूर लें कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को सरदार ऊधम सिंह के जीवन से परिचित ज़रूर कराएँगे। इस फ़िल्म के संदर्भ में हम आपसे काफ़ी बातें करेंगे और इस फ़िल्म का रिव्यू भी करेंगे। सबसे पहले बात फ़िल्म के रिव्यू की। फ़िल्म का रिव्यू ये है कि सुजीत सरकार जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, हमेशा लीक से हट के सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अभी तक जो भी फ़िल्में बनाई हैं वो सुपरहिट और डुपरहिट वाले फार्मूले में भले फिट ना रही हों, मनोरंजक और मैसेज की दायरे में हमेशा सबसे ऊपर रही हैं। सरदार उधम भी उनका ये अद्भुत प्रयोग है। दोस्तों, ये फ़िल्म जो है, विकी कौशल इसमें सरदार ऊधम सिंह का रोल निभा रहे हैं और इस पूरी फ़िल्म में उन्होंने अपने आप को एक मंझा हुआ अभिनेता साबित किया है। फ़िल्म में अगर कुछ गड़बड़ है तो फ़िल्म की एडिटिंग। फ़िल्म के जो एडिटर साहब हैं प्रजापति जी, उनका काम थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है। शुरुआत की जो 25-26 मिनट की फ़िल्म है वो बहुत ही थकी हुई चलती है, बहुत ही लूज़ चलती है और बोरियत से परिपूर्ण हो जाती है। उसमें वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो मैसेज भी क्लियर नहीं आता है। लेकिन 26वें मिनट में 2 घंटा 42 मिनट की ये फ़िल्म है पूरी ड्यूरेशन, जिसमें 2 घंटा 35 मिनट फ़िल्म है, बाकी नंबरिंग वगैरह भी है। तो जैसे ही 26वें मिनट में फ़िल्म के विकी कौशल जो सरदार ऊधम सिंह का किरदार निभा रहे हैं, माइकल ओडायर को गोली मारते हैं, उसके बाद फ़िल्म जो रफ़्तार पकड़ती है, आहाहाहा! मज़ा ही आ जाता है। मेरा दावा है कि उस 26वें मिनट के बाद से आप 1 सेकंड के लिए अब फ़िल्म को बंद नहीं कर पाएँगे। आप ना पानी पीने के लिए उठेंगे, ना वॉशरूम जाने के लिए उठेंगे। इतना दमदार इस फ़िल्म को तरीके से पेश किया गया है। इस फ़िल्म में 2 चीज़ें बहुत ही शानदार हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इस फ़िल्म आपने कई फ़िल्में देखी होंगी जिसमें जलियांवाला बाग की त्रासदी दिखाई गई है। इस फ़िल्म में जलियांवाला बाग की त्रासदी के बाद का सीन दिखाया गया है। किस प्रकार जलियांवाला बाग गोलीकांड में शहीद हुए लोगों की परिवार के जो लोग घायल हो गए थे, उनके इलाज में क्या-क्या दिक्कतें आई, उन्हें कैसे अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर नहीं था, जैसे-तैसे एक डॉक्टर की व्यवस्था, मतलब जो पूरी संवेदना थी उस पूरे प्रकरण की, उस संवेदना को सुजीत सरकार ने बेहद ईमानदारी के साथ दिखाया है। दूसरी इस फ़िल्म में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस फ़िल्म में एक सीन आता है जिसमें माइकल ओडायर की हत्या के बाद एक अंग्रेज़ अफ़सर ऊधम सिंह से पूछताछ करता है। तो वो कहता है, क्या तुम अपने आप को भगत सिंह समझते हो? तो ऊधम सिंह उसको टोकते हैं, कहले जब तुम 23 साल के थे तब तुम क्या कर रहे थे? तो अंग्रेज़ अफ़सर कहता है कि मेरी शादी हुई थी नई-नई और मेरी नौकरी लगी थी, मैं अपनी हैप्पी ज़िंदगी जी रहा था। तो सरदार ऊधम सिंह उसको जवाब देते हैं कि उसी 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करके लोगों को देश की आज़ादी के प्रति जागरूक करके हँसते-हँसते फांसी के फंदे पर झूल गया था। सरदार भगत सिंह वो नाम है जो जुबां पे आ जाए तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, इतना पवित्र नाम है। और भगत सिंह की पवित्रता को भी इस फ़िल्म में बखूबी दिखाया गया है। इस फ़िल्म में एक किरदार जो भगत सिंह बना है, उसके 3 या 4 सीन हैं और तीनों चारों सीनों में वो भगत सिंह हँसता-खेलता, ज़िंदा एकदम लोगों को संदेश देता दिखता है, जो इस फ़िल्म की सबसे खूबसूरत चीज़ है। साथियों, ये फ़िल्म ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग 6 या 7 में पढ़ते थे तो एक किताब चलती थी यूपी बोर्ड में, उस किताब का नाम था भारत की महान विभूतियाँ। उस भारत की महान विभूतियाँ नामक किताब में 1 या डेढ़ पेज की एक कहानी थी जिस कहानी का नाम था सरदार ऊधम सिंह। और उस 1 डेढ़ पेज की कहानी में सरदार ऊधम सिंह के बारे में लिखा था कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड के आरोपी थे माइकल ओडायर और जनरल डायर। इन दोनों से बदला लेने के लिए सरदार ऊधम सिंह
इंग्लैंड गए और जाके उनको उसको माइकल ओडायर को गोली मार के इस जलियांवाला बाग इवेंट का बदला लिया। तो लेकिन वो बदला कैसे लिया, उन्होंने क्या क्या संघर्ष उठाया झेला, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। मैं शनिवार की ही बात करूं, 16 तारीख की, जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई, उस दिन अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो भाषण दे रहे थे कलकत्ता में। कलकत्ता में दे रहे थे या कहीं और दे रहे थे, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ वो टीवी उनका भाषण आ रहा था और उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी कि हमारे देश के क्रांतिकारियों का इतिहास सही से नहीं लिखा गया है और इतिहास को, क्रांतिकारियों के इतिहास को दोबारा लिखने की ज़रूरत है। आमतौर पर मैं भाजपा या किसी भी राजनीतिक दल से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन अमित शाह, इस फिल्म को देखने के बाद अमित शाह जी की इस बात से मुझे बेहद इत्तेफाक हुआ है। वाकई में भारत के उन शहीदों के साथ न्याय नहीं हुआ है जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, कुर्बानियाँ दी और उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। बात करीब 2013 या 14 की है। मैं झांसी में एक अखबार में नौकरी करता था। वहाँ पर झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर मैंने एक खबर छापी थी। खबर ऑल एडिशन छपी थी, बाईलाइन छपी थी मेरे और फ्रंट पेज पे छपी थी। उस खबर का शीर्षक था 17 साल से संसद को रानी की प्रतिमा का इंतजार। जी हाँ, दरअसल मेरे एक दोस्त ने सूचना के अधिकार से सूचना मांगी थी कि भारत सरकार रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद को क्या शहीद मानती है, क्या उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है, क्या उनके परिवारों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का कोटा दिया जाता है, उन्हें इस तरह की कोई पेंशन दी जाती है या नहीं। तो तत्कालीन भारत के गृह संसदीय मंत्रालय ने एक गोल गोल घुमावदार सूचना दी। उसमें लिखा था कि भारत सरकार इन शहीदों के प्रति कृतज्ञ है और उनका बेहद सम्मान करती है। इन लोगों को पेंशन नहीं दी जाती है और सूचना समाप्त। उस सूचना की पड़ताल के दौरान मुझे जानकारी हुई, हाँ उस सूचना में एक कॉलम ये भी था, क्या इन शहीदों की फ़ोटो संसद की गैलरी में लगी है। तो उसके जवाब में उस सूचना के जवाब में लिखा गया था संसदीय मंत्रालय द्वारा कि इन शहीदों की प्रतिमा या फ़ोटो संसद की गैलरी में नहीं लगी है। रानी झांसी की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव को पास होने के बाद भी वहाँ डोनेटर नहीं मिला है जो प्रतिमा को दान करके वहाँ लगवा सके। ये खबर लिखे मुझे करीब 8 से 10 साल हो गए हैं। समाचार में कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज तक वो सम्मान नहीं मिला। यहाँ खैर रानी की प्रतिमा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रानी की प्रतिमा तो हमारे दिलों में है, हमारी सोच में है, हमारी विचारधारा में है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अपने देश के लिए बलिदान हो गए, उनके परिवारों को वो सम्मान क्यों नहीं मिला जो अन्य क्रांतिकारियों को मिला। मुझे इस चीज़ से एतराज़ नहीं है कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटा का लाभ ले रहे हैं वो उसके काबिल नहीं थे। जी वो थे, लेकिन क्या हमारे भगत सिंह इस लायक नहीं थे? क्या हमारे चंद्रशेखर आज़ाद के परिवारजनों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजन होने का लाभ नहीं मिलना चाहिए था? क्या अशफाक उल्लाह खान के परिवार के लोग इस योग्य नहीं थे कि वो देश के सम्मान में अपना भागीदारी निभा सकें? ये एक साजिश थी जो अमित शाह जी कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये वाकई में एक साजिश थी। एक ऐसा काला चैप्टर बनाया गया कि इन लोगों को, इन महान क्रांतिकारियों को, और सरदार उधम सिंह हुए, भगत सिंह हुए, ये लोग तो ख्याति इनकी बड़ी बड़ी हो गई थी। कई तो क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनका जिक्र भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया, जिनके किस्से भी किताबों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके किस्से स्थानीय अखबारों तक ही सीमित रहे हैं। मैं आज 2 वादे करता हूँ, एक वादा करता हूँ और एक वादा आपसे लेता हूँ। एक वादा मेरा ये है कि जितने भी ऐसे गुमनाम शहीद क्रांतिकारी हैं, मैं उनके किस्से आप तक पहुँचाऊँगा, हर कीमत पर पहुँचाऊँगा। और वादा आपसे ये लेना चाहता हूँ कि आप भी जितने गुमनाम सैनिक सेनानियों के बारे में जानते हैं, उनके किस्से आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और सरकार से को पोस्ट कार्ड भेजकर
ये दबाव बनाए सरकार पे कि इन क्रांतिकारियों को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। भारत माता की जय के साथ आपसे पुनः अपील करना चाहूँगा कि सरदार ऊधम सिंह के जीवन पर बनी ये फिल्म अपने परिवार के साथ ज़रूर देखें। ये फिल्म नहीं है, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जय श्री राम।